कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेशनल डे से एक दिन पहले स्कूल में एक एक्टिविटी थी। यह एक्टिविटी स्कूल का ट्रेडिशन था। सभी स्टूडेंट्स को कटाई करने के लिए खेतों में जाना था। ये स्टूडेंट्स को एक किसान की मुश्किलों को महसूस कराने और उन्हें खाना बर्बाद न करने की याद दिलाने के लिए था। हर क्लासरूम में दीवार पर खेती की मुश्किलों के बारे में 2 कविताएं लिखी हुई थीं। दोपहर की धूप में किसान खेतों में काम कर रहे थे। उनका पसीना मिट्टी में टपक रहा था। कौन जानता है कि चावल के हर दाने में कितनी मेहनत थी। बसंत में एक बीज बोना और पतझड़ में 10,000 अनाज इकट्ठा करना। कोई भी खेत ऐसा नहीं था जिसमें बीज न बोया गया हो, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी थे जो भूख से मर गए। ये तांग राजवंश के मशहूर कवि ली शेन की कविता थी। लेकिन फैंग यू, जिसे इतिहास पसंद था, जानता था कि ली शेन ने ये कविता सिर्फ सम्राट का ध्यान खींचने और प्रमोशन पाने के लिए लिखी थी। और ली शेन के प्रमोशन के बाद उसने बस अपनी जिंदगी का मजा लिया और किसानों की मुश्किलों की कभी परवाह नहीं की। हालांकि फैंग यू को ली शेन पसंद नहीं है, लेकिन ये दोनों कविताएं वाकई बहुत अच्छी लिखी गई हैं। स्टूडेंट्स 2 घंटे बस में बैठे रहे और आखिर में बिंग सिटी के उत्तर में एक फार्म पर पहुंचे। ये फार्म फैंग यू के परिवार के फार्म से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। यहाँ एक मक्के का खेत था और स्टूडेंट्स को डंठल काटना था, भूसी उतारनी थी। मक्के को एक साथ ढेर करके ट्रैक्टर के ले जाने का इंतजार करना था। अब लोंगजियांग प्रांत में मुख्य फसलें गेहूं थीं, उसके बाद सोयाबीन। आसपास मक्के के खेत बहुत कम थे, इसलिए उन्हें इतनी दूर आना पड़ा। ये सबसे पास का मक्के का खेत था जिससे स्कूल ने संपर्क किया था। स्कूल में करीब 500 स्टूडेंट्स थे और उन्हें उनकी क्लास में बांटा गया था। स्कूल ने हर क्लास के लिए एरिया भी बांट दिए थे। एक क्लास में करीब 40 स्टूडेंट थे और वे इतने छोटे एरिया को देखते थे। अगर यह कोई असली खेत होता तो इस एरिया की कटाई एक दिन में पूरी करने के लिए 5 आदमी लगते। सभी स्टूडेंट किसान की जिंदगी का अनुभव करने के लिए बहुत उत्साहित थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो शिकायत कर रहे थे। वे किसान परिवार से थे और उन्हें अपने खेतों में अपने परिवार की मदद करने के बजाय मक्का की कटाई करनी पड़ती थी। फैंग यू, वेन डोंगजुन और कुछ दूसरे लोग जो किसान परिवारों से आए थे, शहरों से आए स्टूडेंट्स के मुकाबले खेती के काम से ज़्यादा वाकिफ थे। उन्हें दरांती से डंठल काटने का काम दिया गया था और बाकी लोग पीछे पीछे भूसी हटाकर मक्के का ढेर लगाएंगे। वेन डोंगजुन एक गुस्सैल सांड की तरह खतरनाक स्पीड से मक्के के डंठलों को चीरता हुआ आगे निकल गया और जल्द ही वह झुंड से बहुत आगे निकल गया। मुझे देखो, मैं तुम लोगों से बहुत तेज हूँ। तुम सब घोंघे की रफ्तार से चल रहे हो। वेन डोंगजुन ने कंधे पर दरांती रखकर गर्व से कहा। फैंग यू ने अपना सिर हिलाया और सोचा, ये बेवकूफ़ है। डोंगजुन, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम उन लोगों में सबसे तेज हो जिन्होंने मक्के के डंठल काटने का काम देखा था? तुम तो उन तीसरी क्लास के स्टूडेंट्स से भी तेज हो। तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? वेन डोंगजुन ने अपना सिर खुजाया और पूछा, क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि मक्के का खेत इतना ही बड़ा है। अगर तुमने अभी सारे मक्के के डंठल काट दिए होते तो दोपहर में तुम क्या करते? बाकी स्टूडेंट्स को भूसी हटाते हुए देखते। इसका मतलब है कि तुम जितनी तेज होगे, तुम्हें उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि टीचर तुम्हारी तारीफ करेंगे या दूसरे स्टूडेंट्स तुमसे डरेंगे? वेन डोंगजुन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि बाकी स्टूडेंट्स धीमे नहीं थे, बल्कि वे अपना समय ले रहे थे। उसने चारों ओर देखा और पाया कि सभी स्टूडेंट्स काम करते समय बातें कर रहे थे। आखिर में वह अकेला बेवकूफ़ था जो इतनी मेहनत कर रहा था। अरे, हमसे सीखो। थोड़ी देर काम करो और थोड़ी देर आराम करो, या तुम उन डंडियों पर बैठकर आराम कर सकते हो। अगर तुम इतनी तेज़ी से काम करते रहे तो तुम हम बाकी लोगों को बुरा दिखाओगे। तुम सच में ऐसा चाहते हो? फैंग यू ने सब्र से वेन डोंगजुन को स्किविंग की कला सिखाई। इस वेन डोंगजुन को स्किविंग में अच्छा होना चाहिए था, लेकिन उसकी सारी स्मार्टनेस कहाँ चली गई? बिना कुछ कहे वेन डोंगजुन मक्के के डंठल पर बैठकर आराम करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बोर हो गया। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और उससे बात करने वाला कोई नहीं था। उसने मकई का डंठल देखा और उसे एक विचार आया। फैंग यू ने 2 मक्के के डंठल देखे जो अभी भी हरे थे और उसने अपनी दरांती से उन्हें काटा। फिर उसने डंठल की बाहरी परत को काटा ताकि नर्म और रसीला हिस्सा दिख सके। एक बार काटने पर आप मीठे रस का स्वाद ले सकते हैं। साउथ में गन्ने थे और नॉर्थ में कुछ ऐसा था जो मक्का और ज्वार जैसा दिखता था। इसे स्वीट ज्वार कहते थे। ये लगभग उंगली जितनी मोटी होती थी और इसका स्वाद गन्ने जैसा होता था। अगर बहुत बारिश होती थी और ज़्यादा धूप नहीं होती थी तो मक्के के डंठल के निचले हिस्से में भी कुछ हिस्से बहुत मीठे होते थे। फैंग यू ने अपनी दरांती से उस हिस्से को काट दिया जिसे उसने काटा था और फिर बाकी मक्के के डंठल की बाहरी परतें हटा दीं। वह मक्के का डंठल लेकर लीना की ओर चला गया। तुम्हें प्यास लगी होगी,
कुछ स्वीट कॉर्न का डंठल खा लो। फैंग यू ने जो चखा था वह लीना को दे दिया और मोटी लड़की ने दूसरा छीन लिया। मक्के के इस छोटे से ढेर के अलावा वे ही अकेले थे। अब बाकी स्टूडेंट्स लीना के साथ खेलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये सब मोटी लड़की की गलती थी। उसने फैंग यू के परिवार के ट्रार्ड्स के साथ जुड़ने की अफवाह फैला दी थी और लीना को भी साथ घसीटा गया था। लीना पहले तो हिचकिचाई थी, लेकिन वह फैंग यू के 40 साल के अनुभव की समझदारी का मुकाबला कैसे कर सकती थी। फैंग यू के बस कुछ शब्द ही काफ़ी थे और वे पहले जैसे हो गए। लीना ने फैंग यू पर जोर दिया कि वह कम से कम एक निवाला तो खाए। फैंग यू आगे झुका और उस हिस्से को काटने के लिए तैयार हो गया जहां लीना ने पहले खाया था। कौन, किसने मुझे मारा? फैंग यू गुस्से से घूमा, चारों ओर देखा। जैसे ही वह मक्के के डंठल को काटने वाला था उसे लगा कि उसके सिर के पिछले हिस्से पर कुछ लगा है। हा हा हा, कैसा लगा? यह मक्के के डंठल का धनुष जो मैंने बनाया है बुरा नहीं है। मैं इतनी दूर से तुम्हारे सिर पर मार सकता हूँ। कुछ मीटर दूर वेन डोंगजुन मक्के के डंठल से बना धनुष पकड़े हुए गर्व से फैंग यू को देख रहा था। फैंग यू को जो चीज़ लगी वह मक्के के डंठल का एक छोटा सा टुकड़ा था। अरे यार, ये बेवकूफ़ मुझे बार बार टोकता रहा। मक्के के डंठल का धनुष। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा धनुष मेरे फेंके गए मकई के डंठल से ज़्यादा सटीक है या नहीं। फैंग यू ने मकई के डंठल का वह टुकड़ा उठाया जो फैट चिक ने पहले फेंका था, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ा और उस बेवकूफ़ पर फेंक दिया। उसे आज इस बेवकूफ़ को सबक सिखाना होगा। लीना शर्मा गई जब उसने फैंग यू को मक्के के डंठल के उस टुकड़े को 2 हिस्सों में तोड़ते देखा। उसे याद आया कि फैंग यू ने पहले कहा था कि वह उसके मक्के के डंठल को नहीं तोड़ पाया और वह उस हिस्से को काटने वाला था जहां उसने खाया था। लेखक के नोट्स, लिशेन कोई अच्छा इंसान नहीं था और कोर्ट के अधिकारी के तौर पर उसकी रेप्यूटेशन भी अच्छी नहीं थी। कहावत थी कि उसे चिकन टंग खाना पसंद था। चिकन टंग की एक प्लेट का मतलब है कुछ दर्जन चिकन। नेशनल डे और वीकेंड की वजह से 2 रेस्ट डे थे। उस जमाने में कोई गोल्डन वीक नहीं था और 5 दिन का वर्क वीक भी नहीं था। स्टूडेंट्स ने दोपहर में अपना काम खत्म कर लिया और किसान ने ट्रैक्टर में मक्का इकट्ठा किया। मक्का लोड होने के बाद यह एक्टिविटी आखिरकार खत्म हो गई। जो लोग खेत और गांव के पास रहते थे वे छुट्टियों में घर चले गए। उन्हें बस रविवार रात को स्कूल वापस आना है। फैंग यू ने अपने पिता को भी बता दिया था और फैंग जिंगताई की जीप मक्के के खेत के बाहर खड़ी थी। फैंग यू, वेन डोंगजुन, लीकुन और ली ना जीप में बैठकर अपने खेतों में वापस चले गए। तीनों लड़के पीछे की सीटों पर बैठे और लीना आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठी। उसका चेहरा लाल था और उसने अपना सिर नीचे कर रखा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह फैंग जिंगताई की तरफ देखे, लेकिन फैंग जिंगताई उससे बात करता रहा। वेन डोंगजुन और लीकुन चुपके से हंसते रहे। दूसरी तरफ फैंग यू ने टॉपिक बदलने की कोशिश की। अगर फैंग जिंगताई को पता चल गया कि फैंग यू और लीना डेटिंग कर रहे हैं तो फैंग यू को उसके पिता पंख वाले डस्टर से पीटेंगे। वह शहर के सबसे अच्छे हाई स्कूल में पढ़ चुका था, फिर भी वह इस उम्र में मेहनत से पढ़ाई करके डेटिंग शुरू नहीं कर रहा था। फैंग शिंगताई ने लीना और लियूकुन को गांव के शहर भेजा और फिर शॉर्टकट से अपने खेत पर वापस चले गए। उनके दरवाजे पर फैंग यू ने बाहर कुछ साइकिलें खड़ी देखीं। उसे अजीब लगा, उसके घर पर मेहमान आए थे। जब फैंग शिंगताई ने उन साइकिलों को देखा तो उसका चेहरा बदल गया और वह रुका नहीं। इसके बजाय उसने फैंग यू को वेन डोंगजुन के घर वापस भेज दिया। पहले तुम डोंगजुन के घर पर खेलो और आधे घंटे बाद घर आ जाओ। फैंग यू को उत्सुकता हुई और उसने पूछा, डैड क्या हुआ? ये तुम्हारा काम नहीं है, बस आधे घंटे बाद घर आ जाओ। जब फैंग यू अंदर आया तो वेन डोंगजुन हैरान रह गया। क्या फैंग यू घर नहीं लौटा? खेतों में दिन भर काम करने के बाद वह थका नहीं था। फैंग यू, तुम्हारे मम्मी पापा खेतों में गए थे। कुछ मूंगफली खा लो और खुद ड्रिंक्स ले लो। पिछले हफ्ते हमारे परिवार की ज़मीन की कटाई खत्म हो गई थी। मुझे भी पक्का नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे घर लौटने से पहले यहाँ आधे घंटे रुकना है। वेन डोंगजुन की मां ने अचानक कहा, यहाँ फिर से कोई ना कोई पैसे उधार लेने वाला होगा। लगभग हर दिन कोई ना कोई तुम्हारे पिता के पास पैसे उधार लेने जाएगा। तुम्हारे पिता डोंगजुन के पिता से ज़्यादा व्यस्त हैं जो गांव के मुखिया हैं। पैसे उधार लें? कौन से पैसे उधार लें? वेन डोंगजुन ने पूछा। फैंग यू के परिवार का कोई रिश्तेदार गांव में नहीं रहता, उनसे पैसे कौन उधार लेगा? फैंग यू समझ गया, खेत में रहने का यही दुख था। वह बहुत छोटा था और खबर बहुत तेजी से फैलती थी। अगर किसी के परिवार में कुछ होता तो अगले दिन सबको पता चल जाता। गांव में सबने कहा कि फैंग परिवार अमीर हो गया है। बेटी को शहर में एक अमीर पति मिल गया है। फैंग शिंगताई जीप चलाने का खर्च भी उठा सकता है। गांव का मुखिया सिर्फ एक छोटी जियालिंग मोटरसाइकिल चला सकता है। कुछ लोग फैंग शिंगताई के करीबी थे और उनसे 3000 आरएमबी उधार लेना चाहते थे। फैंग शिंगताई ने बिना पलक झपकाए उन्हें पैसे उधार दे दिए। इससे बाकी लोगों को यकीन हो गया कि फैंग परिवार सच में अमीर है।
कुछ लोग फैंग जिंगताई के घर पैसे उधार लेने भी आए। बहाने ये थे कि या तो उन्हें ट्रैक्टर खरीदने के लिए कुछ और हज़ार RMB चाहिए, या अच्छी फसल नहीं हुई, या अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए काफ़ी पैसे नहीं थे, या कुछ लोग हार्वेस्टर के लिए 10,000 RMB से ज़्यादा उधार लेना चाहते थे और कुछ साल बाद चुका देंगे। पहले तो फैंग शिंगताई ने उन्हें कुछ हज़ार रुपये उधार दिए क्योंकि उनके घर पर 50,000 RMB से ज़्यादा थे। लेकिन बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके घर पैसे उधार लेने आने लगे। ये बेशर्म लोग ब्याज भी नहीं देना चाहते थे और कहते थे कि वे अगले 3 से 5 साल में चुका नहीं पाएंगे। ये पैसा वे सालों में धीरे धीरे वापस कर देंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उन्होंने पहले फैंग शिंगताई की खेती में मदद की थी और अब वह अमीर है तो उसे कम से कम कुछ हज़ार RMB तो देने ही चाहिए। वे इतने बेशर्म थे कि सीधे उनसे पैसे मांगने लगे। फैंग जिंगताई बहुत नाराज़ था। उसके बेटे ने ये पैसे कमाए थे और ये पैसे आसमान से नहीं टपके थे। सिर्फ इसलिए कि उन्हें ज़रूरत थी, वह उन्हें पैसे क्यों उधार दे। जिन कुछ लोगों ने पहले उधार लिया था उन्होंने अगले साल वापस करने का वादा किया था और बैंक के बराबर ब्याज दर पर ब्याज देने पर राजी हो गए थे। लेकिन जो बाद में आए वे बेशर्म थे, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फैंग परिवार कोई बैंक नहीं था जो पैसे छापता हो, लेकिन वे सब एक ही गांव में रहते थे और फैंग शिंगताई ने उन्हें भगाया नहीं बल्कि प्यार से मना कर दिया और कहा कि उसने अपने सारे पैसे उधार दे दिए हैं। लेकिन इन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया और उससे पूछा भी, तुमने XXX पैसे उधार दिए थे, तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। फैंग जिंगताई चुप हो गया और सोचने लगा, ये मेरे पैसे थे और मैं जिसे चाहूँ उसे अपना पैसा उधार दे सकता हूँ। तुम्हारी आवाज़ और रवैये से ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे पैसे उधार ले रहे हो, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अपना कर्ज चुकाने के लिए कह रहे हो। फैंग जिंगताई बहुत गुस्से में था और उसने उन सभी को मना कर दिया जो उसके पास पैसे उधार लेने आए थे। आधे घंटे बाद फैंग यू घर लौटा। वे साइकिलें अब वहाँ नहीं थीं और फैंग यू को लगा कि वे लोग चले गए हैं। लेकिन जब वह घर में घुसा तो उसने अंदर 2 लोगों को देखा। वे डिनर का इंतज़ार कर रहे लग रहे थे। ओह, शियाओ यू वापस आ गई है। क्या तुम्हें शहर में अपने नए स्कूल की आदत हो गई? ओह हाँ, तुम्हारी बहन का एक अमीर बॉयफ्रेंड है और उसे तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हाँ, भाई फैंग बहुत लकी हैं। उनकी बेटी को एक अमीर बॉयफ्रेंड मिला है और उनका बेटा इतनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। वह भविष्य में निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है और एक लीडर के रूप में फार्म में वापस आ सकता है। फैंग यू ने अचानक उत्सुकता से पूछा, अंकल सॉन्ग, अंकल जेंग, आप मेरे घर पर क्यों हैं? क्या आपको डिनर के लिए घर पर नहीं होना चाहिए? मैं भी जा रहा हूँ। भाई फैंग, तुम्हें मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों के जाने के बाद फैंग शिंगताई ने आह भरी। झांग महुआ भी बाहर से वापस आ गई। जब उसने फैंग यू को देखा तो उसके चेहरे की सारी चिंताएं गायब हो गईं। बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम रात के खाने में क्या खाना चाहते हो? स्टिर फ्राइड कद्दूकस किए हुए आलू और नमकीन बत्तख के अंडे। अपनी माँ के खाना बनाने का इंतजार करते हुए फैंग यू ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने कितना उधार दिया और कितने लोगों ने हमसे उधार लिया? मैंने एक से ज़्यादा लोगों को करीब 40,000 RMB उधार दिए थे। उन्होंने एक IOU पर भी साइन किया था। कुछ लोग 1 साल में और कुछ 2 साल में वापस करेंगे। ज़्यादा पैसे होना भी अच्छी बात नहीं है। फैंग जिंगताई ने सिगरेट जलाए और सिगरेट पी। डैड, चलो शहर चलते हैं। वहाँ एक नई बिल्डिंग बनी है जो इसी साल बनकर तैयार हुई है। हम एक अपार्टमेंट खरीद सकते हैं और इन बेशर्म लोगों से दूर रह सकते हैं। नहीं, जब हमने अपार्टमेंट खरीदा तो उन्हें लगेगा कि हम बहुत अमीर हो गए हैं और वे हमसे पैसे उधार लेने के और बहाने बना लेंगे। कम से कम हम इस साल तो नहीं जा सकते। डैड, अब भूल जाए क्योंकि आपने तो पहले ही पैसे उधार दे दिए हैं। अब हम सच में बहुत अमीर हो गए हैं। ये सिर्फ 40,000 RMB है। हम कभी भी 4 मिलियन RMB निकाल सकते हैं, लेकिन हम पैसे उधार नहीं दे सकते। खासकर अंकल सॉन्ग और अंकल जेंग जैसे लोग। वे कोई काम नहीं करते, बस रोज़ महजोंग खेलते हैं। अगर आप उन्हें पैसे उधार भी देते हैं तो भी वे हमें चुका नहीं पाते। क्यों न मैं अपने गांव में हर किसी को कुछ पैसे कमाने में मदद करने का कोई तरीका सोचूं। फैंग यू ने एक आइडिया सोचा और इन परेशान करने वाले लोगों से छुटकारा पा लिया। अमीर बनने का आइडिया। हम खेती करने वाले लोग क्या कर सकते हैं? अपनी फसलों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। हम सिर्फ खेती में अच्छे हैं और हमारे पास कोई और हुनर नहीं है। फैंग जिंगताई ने अपना सिर हिलाया। ये फैंग यू प्रैक्टिकल नहीं था। डैड, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। आपने कहा था कि हमारे यहाँ सिर्फ फसलें होती हैं, फिर हम फूड प्रोसेसिंग करेंगे। सोयाबीन का तेल, आटा, मक्के का आटा, चुकंदर एक तरह की सब्जी जो गाजर जैसी दिखती है। नॉर्थ में वे इसका इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए करते थे। प्रोसेस करना आसान है। मैं इनके लिए मशीनरी ला सकता हूँ। अगर कोई बेवकूफ़ नहीं है तो वह 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद इन मशीनों को चला पाएगा।
सोवियत यूनियन की खेतीबाड़ी इंडस्ट्री इन कुछ सालों में कमज़ोर हो गई थी और फूड प्रोसेसिंग प्लांट आधे अधूरे बंद नहीं थे। अगर किरिलेंको को खेती की मशीनरी बनाने की जगहें मिल जाती तो उन्हें ये फूड प्रोसेसिंग मशीनें लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खेत पर प्रोसेसिंग प्लांट होने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि शुरुआत में वे ज़्यादा नहीं कमा पाए, लेकिन भविष्य में उन्हें अच्छा करना चाहिए। जहां तक प्रोडक्ट्स की बिक्री की बात है, फैंग यू उन प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने के तरीके जल्दी से सोच सकता है। फैंग यू के लिए सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वह हर दिन पैसे उधार लेने आने वाले लोगों की समस्या को हल कर सके और खेत पर सभी को अमीर बनने में मदद कर सके। आप सीरियस हैं? वे प्रोडक्शन फैसिलिटी सस्ती नहीं हैं। इसके अलावा अनाज डिपो और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी ये चीज़ें बनाते हैं। आपको यकीन है कि हम ये प्रोडक्ट बेच पाएंगे? आप सेल्स चैनल की चिंता न करें। मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक बार प्रोसेस्ड फूड बन जाने के बाद इसे ऊंची कीमतों पर बेचा जाएगा। प्रोसेसिंग मशीनों के लिए पैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अकेले नहीं होंगे जो फंड लाएंगे। हम फंड इकट्ठा करेंगे। धन जुटाना, हाँ, फंड जमा करो। कल हम पास सिस्टम का इस्तेमाल करके सबको बताएंगे कि हम एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगा रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हें फैक्ट्री में हिस्सेदारी के लिए पेमेंट करना होगा और शेयर का हिस्सा उनके पेमेंट किए गए अमाउंट पर बेस्ड होगा। साल के आखिर में उनके पास जितने शेयर होंगे उनके आधार पर डिविडेंड दिया जाएगा। एक शेयर के लिए 100 RMB और एक फैक्ट्री में हिस्सेदारी के लिए 000 RMB। फार्म से हर कोई हिस्सा ले सकता है, कम से कम 1000 RMB। ये थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि बहुत से लोग खर्च कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इतनी रकम देने को तैयार नहीं होंगे। फैंग जिंगताई को लगता है कि यह आइडिया काम नहीं करेगा। खेत पर कुछ परिवारों ने 1000 RMB से भी कम कमाया और अपने रोज़ के खर्चे निकालने के बाद उनके पास सिर्फ लगभग 100 RMB बचे। कुछ लोगों के पास कुछ पैसे थे, लेकिन कौन फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगा? ये बेटा बहुत सी चीज़ों में अच्छा है, लेकिन खेती के मामले में उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। डैड, आप अब भी मुझ पर यकीन करते हैं? मैं सोवियत यूनियन से सबसे एडवांस्ड फूड प्रोसेसिंग मशीनें ला सकता हूँ। हम जो सोयाबीन तेल बनाएंगे उसकी क्वांटिटी अनाज डिपो से बहुत ज़्यादा होगी। आटे की क्वालिटी बेहतर होगी और हम चुकंदर से ज़्यादा चीनी बना सकते हैं। आपको अब भी लगता है कि हमें नुकसान होगा? फैंग यू ने अपने पिता के चेहरे पर भाव देखे और जान गया कि उन्हें उनकी बात पर यकीन नहीं है। इसलिए उसने उन्हें मनाने के लिए सोवियत यूनियन की मशीनों का जिक्र किया। सोवियत यूनियन की मशीनें। फैंग शिंगताई ने यह सुनकर फैंग यू की बात पर यकीन कर लिया। सोवियत यूनियन की बनाई मशीनों के बारे में उनका मानना था कि वे घरेलू मशीनों से ज़्यादा एडवांस्ड और बेहतर हैं। हाँ, ठीक है पापा, आप बस फैक्ट्री के बॉस बनने का इंतज़ार करें। डिनर के बाद हम वेन डोंगजुन के घर जाएंगे। इस फैक्ट्री को अभी भी गांव के मुखिया के सपोर्ट की ज़रूरत है। शाम के 8 बज रहे थे और फैंग यू ने वेन देगुआन को मनाने में और आधा घंटा लगाया। आखिर में उसे भरोसा हो गया कि यह फैक्ट्री चलेगी और गांव को तरक्की करने में मदद करेगी। अगली सुबह गांव के पास सिस्टम से एक अनाउंसमेंट से सब जाग गए। कई परिवारों ने अभी अभी अपने खेतों की कटाई पूरी की थी और धूप में अपनी फसल सुखा रहे थे। जब उन्हें आखिरकार कुछ दिन आराम मिला तो उन्हें इतनी सुबह पास सिस्टम से जगाया गया। सभी ध्यान दें, अच्छी खबर, अच्छी खबर। हमारे फार्म के फैंग जिंगताई ने एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है और सभी से फंड इकट्ठा कर रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कृपया गांव के ऑफिस आएं। यह अनाउंसमेंट पूरी सुबह बार बार होता रहा। खेत पर सभी ने इसे सुना था। कुछ लोग जो अनाउंसमेंट नहीं समझ पाए वे भी उत्सुकता से गांव के ऑफिस चले गए। ओह भाई फैंग, अब तुम अमीर हो गए हो और तुम एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हो। तुमने अभी भी कहा कि तुम्हारे पास हमें उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं। बस हमारी मदद करो क्योंकि हम एक ही गांव से हैं। मैं बस 3000 RMB उधार लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ सालों बाद लौटा दूंगा। हाँ भाई फैंग, मैं भी 3000 RMB उधार लेना चाहता हूँ। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और आपको मुझे अच्छी तरह से जानना चाहिए। फैंग शिंगताई चुप रहा। वह इन लोगों को अच्छी तरह जानता था और इसीलिए उसने उन्हें पैसे उधार नहीं दिए। ये लोग बेशर्म और मजाकिया थे। अगर वे उसी गांव के नहीं होते तो फैंग शिंगताई उन्हें भगा देता। अंकल सोंग, अंकल जेंग, आप पैसे क्यों उधार ले रहे हैं? फैंग यू ने अचानक पूछा। ये तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? तुम अभी बच्चे हो और जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। वे ज़रूर पैसे से जुआ खेलने का प्लान बना रहे होंगे। पिछली बार अरेस्ट होने के बाद भी तुम दोनों ने सबक नहीं सीखा। दफ़ा हो जाओ, वरना इस साल तुम्हें वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वेन देगुआन गुस्से से चिल्लाया। इन दो बड़ों ने सबके सामने एक बच्चे पर चिल्लाया था। वे गांव की इमेज खराब कर रहे थे। वेन देगुआन गांव का मुखिया था और उसके पास कुछ अधिकार थे। उसने उन दोनों को डांटा तो वे चुप हो गए।
लेकिन ये दोनों ऑफिस से बाहर नहीं निकले और शो देखने के लिए वहीं रुकना चाहते थे। फैंग जिंगताई, फैक्ट्री लगाने जा रहा है, हम तुम्हारे प्लान में रुकावट डालेंगे। लगभग सभी लोग यहाँ हैं। जिंगताई, आप सभी को अपनी योजनाएं बता सकते हैं। फैंग यू उन दोनों से काफ़ी खुश था। अब से कौन उसके घर जाकर पैसे उधार लेने की हिम्मत करेगा? अगर कोई सच में जाकर पैसे उधार ले तो फैंग जिंगताई बदले में उनसे फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए कह सकता है। ठीक वैसे ही जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स को एमवे का प्रमोट करना। फैंग यू को लगा कि यह गांव वालों के लिए एक मौका है और यह उनकी मर्जी से है। जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वे गारंटी दे सकते हैं कि यह फैक्ट्री खेती से ज़्यादा फायदेमंद होगी। जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया उन्हें पछतावा हो सकता है। हालांकि उन दो उपद्रवियों को भगा दिया गया, लेकिन कई और लोग भी चले गए। उन्हें लगा था कि गांव वाले कुछ तोहफे दे रहे हैं, लेकिन इसके बजाय वे उनसे पैसे वसूलना चाहते थे। फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, अगर यह मुनाफे वाली हो गई तो यह चमत्कार होगा। आखिर में सिर्फ 7 गांव वाले बचे थे। वे और जानना चाहते थे। इसमें ली जिचुआन के पिता भी शामिल थे। फैंग यू ने मन ही मन कसम खाई कि अगर ये लोग इस फैक्ट्री में 1000 RMB इन्वेस्ट करेंगे तो वह उन्हें 3 साल के अंदर 10,000 RMB वापस दिला देगा। 7 लोग बचे थे, लेकिन वे खास पक्के इरादे वाले नहीं थे। 1000 RMB कोई छोटी रकम नहीं थी और फैंग जिंगताई ने उन्हें यह भी बताया कि इन्वेस्ट करने के लिए कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। जितना ज़्यादा उतना अच्छा। जो 7 लोग बचे थे उन्होंने नदी के किनारे निचले इलाकों में प्राइवेट तौर पर ज़मीन साफ की थी। उन्हें अपनी फसल का कुछ हिस्सा सरकार को देने या टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने जो भी फसल काटी उसे रख लिया, इसीलिए उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश था। जैसे अगर लियू जिचुआन के परिवार ने इस साल की शुरुआत में ज़मीन साफ करने के लिए फैंग जिंगताई का ट्रैक्टर उधार नहीं लिया होता तो उन्हें 100 RMB निकालने में भी दिक्कत होती। गांव में इनकम का अंतर बढ़ता जा रहा था। शिंगताई, आपको हमें ये बताना होगा कि फैक्ट्री कहाँ होगी और फैक्ट्री क्या करेगी। क्या हम खुद फैक्ट्री मैनेज करेंगे या इसके लिए किसी को हायर करेंगे? तैयार प्रोडक्ट कहाँ बेचे जाएंगे? अगर हम 1000 RMB इन्वेस्ट करते हैं तो अगले साल हमें कितना डिविडेंड मिलेगा? फैंग शिंगताई ने मुड़कर मदद के लिए अपने बेटे की ओर देखा। फैंग यू ने कल ये बातें नहीं बताई थीं। अंकल लियांग, हमारे मन में फैक्ट्री के लिए 2 जगहें हैं। पहली, पुराने चिकन फार्म की जगह। चिकन फार्म बंद हो गया था और कोई भी उस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हम ज़मीन किराए पर ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। दूसरी, ईंट फैक्ट्री के पीछे की ज़मीन है, लेकिन क्योंकि यह ईंट फैक्ट्री के पास होगी इसलिए इससे हमारी फैक्ट्री की रेप्यूटेशन पर असर पड़ेगा, भले ही हमारी फैक्ट्री हवा की दिशा में हो। ठीक है, हमें ईंट की फैक्ट्री के बगल में फैक्ट्री नहीं बनानी चाहिए। अगर हमारा आटा ईंट की फैक्ट्री की धूल में मिल जाएगा तो कौन खरीदेगा? फैक्ट्री सोयाबीन तेल, गेहूं और मक्के का आटा और चुकंदर से चीनी जैसी खाने की चीज़ें प्रोसेस करेगी। सोयाबीन तेल और चीनी हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। अगर गेहूं और मक्के के आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती तो इसका हम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन सोयाबीन तेल अलग है। हम जितना ज़्यादा तेल बनाएंगे और उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, हमारे तेल का स्वाद उतना ही अच्छा होगा और उसकी कीमत भी बेहतर मिलेगी। हम इसे शहर को बेच सकते हैं और चीनी के लिए भी यही होगा। हम जितनी ज़्यादा चीनी बनाएंगे और हमारी चीनी जितनी अच्छी होगी, हम उतना ही ज़्यादा कमा सकते हैं। क्या ये प्राइवेट फैक्ट्री सच में सरकारी अनाज डिपो से मुकाबला कर सकती है? क्या ये प्राइवेट फैक्ट्री सच में सरकारी अनाज डिपो से मुकाबला कर सकती है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम सोवियत यूनियन से एडवांस्ड मशीनें इंपोर्ट करना चाहते हैं और ये मशीनें अनाज डिपो से 10 साल से भी ज़्यादा एडवांस थीं। फैंग यू ने एक बार फिर सोवियत यूनियन का जिक्र किया। उस ज़माने में सबने सोवियत यूनियन की तारीफ़ की। सोवियत संघ की उन मशीनों की कीमत कितनी होगी? ये मशीनें मेरे जीजा की हैं और वह इन मशीनों का इस्तेमाल फैक्ट्री के शेयर बदलने के लिए करेगा। मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि अगर आप आज 1000 RMB इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल में 10,000 RMB मिलेंगे। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। आप सभी खुद तय करें कि कितना इन्वेस्ट करना है। हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। शिंगताई, आपका बेटा सच में बात कर सकता है। 1000 RMB 3 साल में 10,000 RMB में बदल सकता है। तो अगर मैं अभी 5000 RMB इन्वेस्ट करता हूं और 3 साल बाद मुझे 50,000 RMB वापस मिल सकते हैं। फैंग यू निराश था। इतना छोटा होना अच्छा नहीं था। भले ही वह अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा था, इन बड़ों के लिए वह हमेशा बच्चा ही रहेगा। उसने जो कुछ भी कहा उसे कोई गंभीरता से नहीं लेगा। फैंग शिंगताई ने फैंग यू की आंखों में पक्का इरादा देखा और उसने सिर हिलाया। हाँ, अच्छा जिंगताई, ये तुमने ही कहा था। तुमने इसे कॉन्ट्रैक्ट में डालने की हिम्मत की। फैंग जिंगताई ने गर्व से कहा, बेशक मेरी हिम्मत है। जब आप सब इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने होंगे। अगर मैं 3 साल में अपना वादा पूरा नहीं कर पाया तो आप सब मशीनें ले जा सकते हैं।
ठीक है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा 10,000 RMB। फैंग यू ने देखा, ये लोग गांव के पहले कुछ लोग थे जो अमीर बने थे। लेकिन उनका अमीर होना आम बात थी क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर और हार्वेस्टर थे। साथ ही ये वे पहले लोग थे जिन्होंने ज़मीन साफ की थी। उनमें से एक के ये कदम उठाने के बाद बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। 3000 RMB, 2000 RMB। उनके पास जो भी एक्स्ट्रा कैश था उन्होंने उसे इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि बैंक में पैसा छोड़ने से रिटर्न बेहतर था। अंकल वेन, डैड, चलो फार्म डिपार्टमेंट में ऑफिसर को ढूंढने चलते हैं। वे सातों इन्वेस्ट करने के लिए मान गए थे, लेकिन फैंग जिंगताई ने अभी तक पैसे नहीं लिए थे। उन्हें फार्म डिपार्टमेंट से मंजूरी मिलने तक इंतज़ार करना होगा, फिर वे पैसे लेंगे। वेन देगुआंग भी उनके पीछे पीछे आया और जोश में कार में बैठ गया। फैंग जिंगताई हैरान रह गया और बोला, गांव के मुखिया, मैं खुद फार्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ढूंढ सकता हूं। आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। फैंग यू ने आंखें घुमाईं। उसके पिता को सच में लगा कि वेन देगुआंग उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह वहां क्रेडिट लेने जा रहा था। चीन अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर रहा था और यह उनके जिले पर भी लागू होता है। ये इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन RMB से ज़्यादा का है और वेन देगुआंग ही इसे हेड कर रहा था। यह उसके लिए एक पॉलिटिकल अचीवमेंट है। पिताजी, बाद में आप ये कहेंगे। फैंग यू ने अपने पिता को फिर से सिखाना शुरू किया कि क्या कहना है। ऑफिसर ने अपने सामने खड़े 3 लोगों को देखा। वेन देगुआंग के अलावा वह बाकी 2 लोगों से पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन वेन देगुआंग ने कहा कि वे उसके गांव के हैं और उसके मनाने पर उन्होंने जिले में एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री बनाने में 1 मिलियन RMB इन्वेस्ट करने का फैसला किया। ऑफिसर की आंखें चौड़ी हो गईं। 1 मिलियन RMB का इन्वेस्टमेंट। फार्म में करोड़पति कब बन गया और उसे पता ही नहीं चला। मिस्टर फैंग, आपने 1 मिलियन RMB वाली फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने का फैसला क्यों किया? आप दूसरे बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे आप एनिमल फार्म लगा सकते हैं। चाहे पोल्ट्री हो या लाइव स्टॉक, हमारे ऑफिस और शहर से भी एक्सपर्ट आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। ऑफिसर हमेशा एनिमल फार्मिंग को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसका स्केल बहुत छोटा था। नॉर्थ में एक बड़ा बॉस था जिसका एक पिग फॉर्म था और फिर उस फॉर्म से हर किसी को फायदा होता था। अफसर, हालांकि मैं खेती नहीं करता, लेकिन मैं जानवरों का चारा बना सकता हूँ। मैं बिंग के पास कहीं फैक्ट्री लगाना चाहता था। डिप्टी गू जल्द ही रिटायर हो रहे हैं और उन्हें अपनी जगह लेने के लिए किसी की ज़रूरत है। वेन देगुआंग एक अच्छा विकल्प लगता है। इस 1 मिलियन RMB इन्वेस्टमेंट और पूर्व लीडर के सपोर्ट से यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही वेन देगुआंग फैक्ट्री की देखरेख कर सकते हैं क्योंकि वह वहां के लोगों को जानते हैं। आपकी फैक्ट्री को भी लोकल लोगों ने लगाया हुआ माना है और फार्म डिपार्टमेंट कुछ फ़ायदे दे सकता है। मैं पहले साल को टैक्स फ्री और अगले 2 सालों के लिए 50% टैक्स की इजाज़त दे सकता हूं। मैं आप सभी को उस ज़मीन का टुकड़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता हूं जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी। लेकिन अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत कम से कम 100,000 से 200,000 RMB होगी। फैंग शिंगताई मुस्कुराया, मैंने 300,000 RMB तैयार किए थे। अगर आप हमें ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा दे सकते हैं तो मुझे सभी 300,000 RMB इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तो फिर आप कब तक कंस्ट्रक्शन शुरू करने का इरादा रखते हैं? कल। फैंग यू ने स्कूल में फ़ोन करके अपने पिता की फैक्ट्री सेटअप करने में मदद करने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी। उसने स्कूल को वजह बताई कि उसके दूसरे चाचा गिर गए हैं और अगले कुछ दिनों तक उसे उनकी देखभाल करनी है। बेशक फैंग यू का कोई दूसरा चाचा नहीं है। शियाओ यू, हम ज़मीन खोदने के लिए मशीनों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसमें कितना खर्च आएगा? हम लोगों से हाथ से खुदाई करवा सकते हैं और यह सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा ये सिर्फ नींव है, हम इतनी गहरी खुदाई क्यों कर रहे हैं? 1 मीटर से काम चल जाएगा। फैंग जिंगताई का दिल रो रहा था। उसका ये हारा हुआ बेटा पैसे को पानी की तरह बहाता है। डैड, ये तो बस एक छोटी सी रकम है। साथ ही सभी बिल्डिंग्स के लिए फाउंडेशन सबसे ज़रूरी होता है और हमें इस पर बचत नहीं करनी चाहिए। फिर हमें अपनी फैक्ट्री को घेरने के लिए दीवार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे खेत पर जो फैक्ट्री है वह हमें सिर्फ ईंटें ही सप्लाई कर रही है। फैंग शिंगताई को लगा कि फैंग यू ज़मीन के चारों ओर दीवार बनाकर पैसे बर्बाद कर रहा है। अगर वे यार्ड भी बनाना चाहते तो वे बाड़ के तौर पर कुछ टहनियों का इस्तेमाल कर सकते थे। क्या चारों ओर 2 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी? डैड, हमारी मशीनें महंगी हैं। आपको डर नहीं लगता कि कोई आकर मुसीबत खड़ी कर देगा? गांव के उन बच्चों का क्या? वे फैक्ट्री में खेलने के लिए चुपके से घुस जाएंगे। अगर मशीनों से उन्हें चोट लग गई तो आप ये सब देखते रह जाएंगे। दीवारों के ऊपर हमें अभी भी कांटेदार तार लगाने हैं और कम से कम 10 गार्ड डॉग रखने हैं। हम मोनरेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोनरेल इतने खतरनाक नहीं होते कि लोगों को डराकर भगा सकें।
फैंग यू ने फैक्ट्री के लिए अपने प्लान के बारे में बात करना शुरू किया, लेकिन जब वह मुड़ा तो फैंग जिंगताई जा चुका था। ये दुख की बात है। इस जमाने में जनरेशन गैप थे। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बनाए रखने के लिए फैंग यू ने कंस्ट्रक्शन टीम को लीड करने के लिए प्रोविंशियल कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक हेड इंजीनियर को हायर करने में बहुत खर्च किया था। पहले तो हेड इंजीनियर को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये खेत में सिर्फ एक मंजिला फैक्ट्री थी और कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए उसके जैसे इंजीनियर की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह उसकी बेइज्जती थी। लेकिन जब फैंग यू ने उसे हर दिन 50 RMB देने का ऑफर दिया तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। वह एक इंजीनियर था और उसकी महीने की सैलरी 100 RMB से थोड़ी ही ज़्यादा थी। 10 दिन और उसकी सैलरी 500 RMB होगी। ये बहुत आकर्षक था। सभी उपलब्ध कंस्ट्रक्शन वर्कर को फार्म, शहर और फार्म डिपार्टमेंट से काम पर रखा गया था। 100 से ज़्यादा वर्कर थे और कंस्ट्रक्शन मशीनरी भी थी। फैंग यू को स्पीड चाहिए थी। अगले 2 हफ्तों में ज़मीन जम जाएगी और कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। उस ज़माने में पिघलने वाले एजेंट या बर्फ़ हटाने वाले एजेंट मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन तेज़ी से करना था। फैंग यू चाहता था कि फैक्ट्री की दीवारें 50 सेंटीमीटर मोटी हों, जबकि इंजीनियर ने उसे बताया था कि 37 सेंटीमीटर काफ़ी होगी। फैंग यू को लगा कि 37 सेंटीमीटर मोटाई काफ़ी मजबूत नहीं है। आसपास काफ़ी ईंटें, सीमेंट और मजदूर थे। बस एक मजबूत फैक्ट्री बनाओ। अगर ईंटें खोखली ईंटें थीं तो फैंग यू स्टील की मजबूती वाली बीम भी लगाना चाहता था। फैक्ट्री को 4 हिस्सों में बांटा गया था। तेल निकालना, चीनी बनाना, कच्चा माल और स्टोरेज और जानवरों के चारे के हिस्से। हर हिस्सा 10,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जगह घेरता है। अगर यह उनकी पिछली ज़िंदगी में होता तो यह फैक्ट्री एक बहुत बड़ी फैक्ट्री मानी जाती। फैंग यू ने भविष्य में फैक्ट्री को और बढ़ाने का फैसला किया। मशीनों का पहला बैच लगने के बाद भी बहुत सारी खाली जगहें बची रह सकती हैं, लेकिन भविष्य में फैंग यू धीरे धीरे खाली जगहों को भरेगा। वह एक फूड प्रोसेसिंग बेस बनाना चाहता है। शियाओ, फैंग बॉस, इस फैक्ट्री को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आया होगा। इसे ज़्यादा नहीं माना जा रहा है। ये लगभग 1 मिलियन RMB होना चाहिए। फैंग यू को लगा कि यह बहुत सस्ता है। 10 साल से भी कम समय में उनके ज़िले से एक हाईवे गुजरेगा और यह फैक्ट्री से लगभग 100 मीटर दूर होगा। तब ये फैक्ट्री खुद कम से कम 10 मिलियन कमा सकती है। हालांकि यह शुरुआती इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा हो गया था, फिर भी फैंग यू को लगा कि यह एक अच्छी डील है। अगर फैक्ट्री कोई प्रॉफिट नहीं भी कमाती है तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी फैंग यू को अब भी भरोसा था कि यह फैक्ट्री पैसे कमा सकती है और यह काफ़ी प्रॉफिट होगा। इंजीनियर हैरान रह गया। ये लड़का सच में बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। अमीर परिवारों के बच्चे अलग होते हैं। वह 1 मिलियन RMB के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वह 100 RMB हो। खेत में 1 मिलियन RMB से 2 ऊंची इमारतें बन सकती हैं। इस तरह की प्रोडक्शन लाइन लगभग हर सोवियत यूनियन के शहरों में मौजूद थीं। लेकिन सबसे नई और सबसे एडवांस्ड मशीनें सस्ती नहीं थीं। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने 3 तरह की प्रोडक्शन लाइन लेने का फैसला किया। तेल निकालने और चीनी बनाने वाली लाइनों में 1985 के मशीन मॉडल इस्तेमाल होंगे और जानवरों के चारे बनाने वाली लाइन में 1983 के मशीन मॉडल इस्तेमाल होंगे। इन मशीनों को पूरे चीन में सबसे एडवांस्ड माना जाता था। कीमत की बात करें तो किरिलेंको ने फैंग यू को 70% डिस्काउंट दिया। यह उनके और फैंग यू के बीच एक प्राइवेट डील थी। इसे उनकी कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इन मशीनों की टेक्नोलॉजी चीन की सबसे एडवांस्ड मशीनों से कम 10 साल ज़्यादा एडवांस थी और फैंग यू ने इन्हें देश में बनी मशीनों के मुकाबले लगभग आधी कीमत पर खरीदा था। ये मशीनें सच में बहुत सस्ती थीं। बेशक किरिलेंको ने उन फैक्ट्रियों से स्क्रैप मेटल के तौर पर मशीनें ज़बरदस्ती खरीदी थीं। उस ज़माने में सोवियत यूनियन में हर जगह करप्शन था। इसमें सरकारी फैक्ट्रियां भी शामिल थीं। कुछ फैक्ट्रियों के डायरेक्टरों ने उन बिना इस्तेमाल की प्रोडक्शन लाइन की मशीनों को चुपके से बेचकर अपने लिए पैसे कमाए। इस तरह की मशीनें मिलना आसान था, लेकिन खेती की मशीनरी के लिए प्रोडक्शन लाइन मशीनें मिलना मुश्किल था। फैंग यू को सिर्फ प्रोडक्शन लाइन ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी। टेक्नोलॉजी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक ही सीमित नहीं थी। इसे अभी भी एक्सपर्ट की गाइडेंस की ज़रूरत है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन ने इतनी तेज़ी से तरक्की इसलिए की क्योंकि उन्हें जर्मनी से कई स्किल्ड टैलेंट मिले थे। इसलिए वे जानते थे कि उन्हें अपने एक्सपर्ट्स को सोवियत यूनियन से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। हालांकि सोवियत यूनियन ने कुछ पूर्वी यूरोप के देशों के साथ काम किया, लेकिन चीन के साथ अनबन के बाद सोवियत यूनियन के इंजीनियर चीन में काम करने से हिचकिचा रहे थे। मुख्य रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि बाकी देशों ने चीन की इमेज खराब कर दी थी। क्योंकि फैंग यू पैसे देने को तैयार था तो किरिलेंको के लिए इंजीनियर ढूंढना आसान हो जाएगा। हालांकि किरिलेंको ने फैंग यू से कहा कि उसके लिए बहुत सारे इंजीनियर भर्ती करना नामुमकिन है, लेकिन 3 से 5 इंजीनियर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया।
खूब पटाखे फोड़े गए और सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सिर्फ फैंग जिंगताई ही बनावटी मुस्कुरा रहा था। एक दिन पहले फैंग यू ने फैक्ट्री बनाने में खर्च हुए कुल अमाउंट का हिसाब लगाया था और फैंग शिंगताई का दिल लगभग रुक सा गया था। क्या फैंग यू ने नहीं कहा था कि फैक्ट्री बनाना महंगा नहीं होगा? इस अमाउंट में मशीनरी का खर्च भी शामिल नहीं है। अगर मशीनों का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो कुल अमाउंट 2 मिलियन तक पहुंच जाना चाहिए। सोयाबीन तेल और चीनी बेचकर वे अपना इन्वेस्टमेंट कब वापस पा सकते हैं? इस निकम्मे बेटे को पीटकर सबक सिखाना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री बनने के बाद फैंग जिंगताई पैसे इकट्ठा करने गया। गांव के कई लोगों को एहसास हुआ कि वह धोखेबाज नहीं है और इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन फैंग जिंगताई ने फैंग यू की बात मानी। उन 7 लोगों और वेन डोंगजुन के परिवार के अलावा बाकी लोग सिर्फ 1000 RMB ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साथ ही उन्हें रिस्क भी खुद उठाना होगा। अगर वे खुश नहीं हैं तो वे इन्वेस्ट न करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। यह एक प्राइवेट कंपनी थी और बड़े शेयर होल्डर ही फैसले लेते थे। 3 प्रोडक्शन लाइनें बिंग सिटी के रास्ते में थीं। 3 इंजीनियर भी थे जो फैंग यू का ऑफर मानने के लिए तैयार हो गए थे। वे 1 साल तक फैंग यू के लिए काम करेंगे। इन इंजीनियरों ने 30 साल पहले चीन में काम किया था और उस समय वे एक्सपर्ट नहीं थे। भाईकी ने फैंग यू को बताया था कि 10 से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे लेकिन परेशान थे। ये 3 इंजीनियर इसलिए आए क्योंकि वे गरीब थे। अगर ये 3 इंजीनियर 1 साल बाद रुकने को तैयार हो गए तो अगले साल और भी लोग आ सकते हैं जो काम करने के लिए उत्सुक होंगे। ये तीनों इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट थे। वे प्रोडक्शन लाइन के लिए मशीनें सेटअप करने, मशीनों को कैलिब्रेट करने और पुरानी फैक्ट्रियों की पुरानी मशीनों को मॉडिफाई करने में भी माहिर थे। मशीनरी फैक्ट्री ने जो मशीनें ऑर्डर की थीं वे बहुत सस्ती थीं और अभी की मशीनों से 10 साल ज़्यादा एडवांस थीं। ली मिंगदे को ये सुनकर चिंता हुई कि ऑर्डर की गई मशीनें अगले महीने ही बिंग सिटी पहुंचेंगी। मशीनें जितनी जल्दी आ जाएंगी, मशीनरी फैक्ट्री उतनी ही जल्दी मौजूदा मशीनों को बदल सकेगी। पुरानी मशीनें फिर छोटी फैक्ट्रियों को बेची जा सकेंगी और वह इन बिक्री से कुछ फ़ायदा उठा पाएगा। उसने शहर की सरकार में अपने बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट किया था और बजट मंजूर हो गया था। ये सोवियत इतने धीमे क्यों थे? बेशक ये फैंग यू की वजह से था। उसने किरिलेंको से मशीनें और 3 इंजीनियरों को पहले अपनी फैक्ट्री भेजने के लिए कहा था। साथ ही तीनों इंजीनियरों को उसकी फैक्ट्री के लिए मशीनें सेटअप और कैलिब्रेट करनी थीं। फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री ने फंड जमा करना और सोयाबीन और चुकंदर का स्टॉक करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सोयाबीन और चुकंदर के बचे हुए हिस्से से जानवरों का चारा बनाने का फॉर्मूला भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से खरीदा था और यह फॉर्मूला उनकी सोवियत मशीनों के साथ कंपैटिबल था। कई ट्रक फैक्ट्री में आए और 3 एक्सपर्ट्स ने मशीनों को उतारने का काम देखा। हर एक्सपर्ट के साथ एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर था जिसे हर दिन 10 RMB मिलते थे। फैंग यू भी बिंग सिटी से फैक्ट्री वापस आ गया। उसे डर था कि गांव वाले उन इंजीनियरों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। ये इंजीनियर फैंग यू के लिए बहुत कीमती थे क्योंकि उसे उनकी ज़रूरत थी। साथ ही उसे सोवियत यूनियन से और एक्सपर्ट्स लाने के लिए इन इंजीनियरों की ज़रूरत थी। उन्हें नाराज़ नहीं किया जा सकता था। तैयार 3, 2, 1 शुरू। गुर्राना टिल्डर। मशीनें चलने लगीं। साफ सोयाबीन को एक गोल सिलेंडर में डाला गया और थोड़ी देर बाद तेल के आउटलेट से पीला सोयाबीन तेल निकलने लगा। सफलता। सबने खुशी मनाई। मशीनों को लगाने में काफ़ी समय लगा और पहला टेस्ट सफल रहा। लेकिन सोवियत इंजीनियरों ने सोयाबीन तेल को देखा और माथा सिकोड़ लिया। फिल्टर में कुछ गड़बड़ थी क्योंकि तेल में कुछ गंदगी थी। इस दिक्कत के अलावा मशीन ठीक चल रही थी। जिले की गुड ऑयल फैक्ट्री के डायरेक्टर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वह उन्हें देखने और उनसे सीखने आए थे। वह ये जानने आए थे कि सोवियत यूनियन की ये मशीनें क्या कर सकती हैं। वह वहीं खड़े होकर कुछ देर इंतज़ार करते रहे। फिर उन्होंने अपने बगल वाले आदमी से कुछ बात की और तय हुआ फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री से निकलने से पहले मजाक उड़ाते हुए हंसे। अगर उनकी गुड ऑयल फैक्ट्री पिछले साल की तरह ही तेल निकालने का तरीका इस्तेमाल कर रही होती तो उनका प्रोडक्शन इन सोवियत मशीनों जितना असरदार नहीं होता। लेकिन अब वे लीचिंग प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे थे और तेल का प्रोडक्शन इन मशीनों से कम नहीं था। असल में वे भविष्य में इन मशीनों के मुकाबले ज़्यादा तेल भी बना सकते थे। साथ ही गुड ऑयल फैक्ट्री को ग्रेन डिपो का सपोर्ट था और उनके पास कच्चा माल था। ये तय हुआ फैक्ट्री उनके लिए कोई खतरा नहीं थी। डायरेक्टर को हैरानी हुई कि फार्म डिपार्टमेंट ऑफिसर क्या सोच रहा है। ऑफिसर तय हुआ फैक्ट्री को सारे एप्लीकेशन पेपरवर्क में मदद कर रहा था और उसने उन्हें बिजली इस्तेमाल करने को भी प्रायोरिटी दी थी। बिजली का सुझाव फैंग यू ने दिया था। फैक्ट्री के लिए कुल इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन RMB था और बहुत ज़्यादा वकर रखे गए थे। जब फैंग यू ने बिजली सप्लाई के बारे में बताया तो ऑफिसर तुरंत मान गया। अगर उसके ऑफिस में ब्लैकआउट भी हो जाता तो भी तय हुआ फैक्ट्री की बिजली सप्लाई नहीं रुकती। उस समय चीन में बिजली की बहुत कमी थी। उनके ज़िले में भी यही हाल था।
शहरों में कुछ ही फैक्ट्रियों में बिजली की सप्लाई सीमित थी। उन्हें दिन रात कुछ घंटों के लिए बिजली दी जाती थी। अगर वे सिर्फ खेती का काम कर रहे होते तो खेतों में ये ठीक होता, लेकिन फैक्ट्री के लिए यह बहुत ज़रूरी था। अगर बिजली की सप्लाई स्टेबल नहीं होती तो प्रोडक्शन रुक रुक कर होता और वे पैसे कैसे कमा पाते। तेल प्रेस और चीनी बनाने वाली मशीनों को टेस्ट किया गया और कैलिब्रेशन पूरा किया गया। इन मशीनों की एफिशिएंसी घरेलू मशीनों से बहुत ज़्यादा थी और कम बिजली इस्तेमाल कर रही थीं। फैंग यू अगले दिन जानवरों के चारे की मशीनों की टेस्टिंग के बाद बिंग सिटी लौटने वाला था। रात में फैंग जिंगताई ने अचानक फैंग यू को बताया कि यह फैक्ट्री शायद कोई प्रॉफिट न कमाए। डैड, ये कैसे हो सकता है? तेल निकालने और चीनी बनाने वाली मशीनों से बचे सोयाबीन और चुकंदर को मक्का और गेहूं के साथ मिलाकर जानवरों का चारा बनाया जा सकता है। इससे हमारा खर्च बहुत कम हो जाएगा। तेल निकालने और चीनी बनाने का रेट बहुत ज़्यादा है। खासकर हम बढ़िया चीनी बना रहे हैं, उसका स्वाद ज़्यादा मीठा होता है। मैं सेल्स का ध्यान रखूंगा। आपको और किस बात की चिंता है? मैंने सुना है कि गुड ऑयल फैक्ट्री तेल निकालने का एक नया तरीका इस्तेमाल कर रही है। वे लीचिंग प्रोसेस नाम की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और वे जो मात्रा बनाते हैं वह हमारी मशीनों से कम नहीं है। हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? अंकल फैंग, ये हमारे सोयाबीन तेल की बोतलें हैं। इस बोतल में लगभग 1.6 लीटर तेल आ सकता है। क्या ये क्वांटिटी बहुत कम नहीं है? एक बोतल कितने दिन चलेगी? ये प्लास्टिक की बोतलें सस्ती भी नहीं हैं। एक नज़र में ही फैंग जिंगताई समझ गए कि यह उनके निकम्मे बेटे का आइडिया है। तेल बेचो और एक प्लास्टिक की बोतल भी मुफ्त में दो। शियाओ यू ने कहा कि वह चाहता है कि बोतलें छोटी हों, लेकिन 5 लीटर की बोतलें होंगी। अगले 2 दिनों में जब वे बोतलें बन जाएंगी तो मैं उन्हें भेज दूंगा। इस सोयाबीन तेल की बिक्री हमारी ताइहुआ ट्रेडिंग कंपनी संभालेगी। हम ये तेल 0.5 लीटर के लिए 0.15 आरएमबी की ऊंची कीमत पर बेचेंगे। क्या 0.5 लीटर तेल के लिए 0.15 आरएमबी? ये बहुत महंगा है। ये तेल कौन खरीदेगा? फैंग जिंगताई चिल्लाया। गुड ऑयल फैक्ट्री 0.5 लीटर तेल 0.11 आरएमबी में बेच रही थी। अंकल फैंग, आपने गलत नहीं सुना। हम ताइहुआ फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री को 0.15 आरएमबी देंगे। ताइहुआ ट्रेडिंग ये तेल कम से कम 0.20 आरएमबी प्रति 0.5 लीटर के हिसाब से बेचेगी। 0.20 आरएमबी प्रति 0.5 लीटर। यह इतना महंगा कैसे हो सकता है? क्या आपको पता है कि 0.5 किलोग्राम पोर्क की कीमत कितनी है? अंकल फैंग, आप बस फैंग यू पर भरोसा करें। वह इसे प्रीमियम हाई एंड स्ट्रेटेजी कहते हैं। वह शहर में रहने वालों को टारगेट कर रहे हैं। कुछ समय के लिए हम बिंग सिटी और फिर प्रांत को सप्लाई करेंगे। अगले साल तक हमारा तेल लिन प्रांत में बिक जाएगा। क्या प्रीमियम तेल? हमारा तो सिर्फ नॉर्मल सोयाबीन तेल है। फैंग जिंगताई कंफ्यूज हो गया। अंकल फैंग, हमारे सोयाबीन ध्यान से चुने गए थे, है ना? हमारी मशीनें भी ज़्यादा एडवांस थीं और निकाले गए तेल को कुछ बार फिल्टर करना पड़ता था। इसकी क्वालिटी गुड ऑयल फैक्ट्री में बिकने वाले तेल से बहुत बेहतर है। इसे प्रीमियम कहते हैं। आपने ये भी देखा कि शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग आ रहे हैं। वे हमारा तेल खरीदेंगे, भले ही हमारा तेल ज़्यादा महंगा हो। चिंता मत करो, हम लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं। शियाओ यू ने कहा था कि हम ज़रूर बहुत पैसा कमा सकते हैं। फैंग यू कुछ दिनों तक स्कूल में रुका रहा। मिडटर्म एग्जाम थे और स्टूडेंट्स को छुट्टी के लिए अप्लाई करने की इजाज़त नहीं थी। इस दौरान फैंग यू ने कुछ दिन क्लास मिस कर दी थी। खुशकिस्मती से ली ना उसे ट्यूशन पढ़ा सकती थी और वह जल्द ही दूसरों के बराबर आ गया। पहला साल ज़्यादा मुश्किल नहीं था, दूसरा साल मुश्किल था। बस चीज़ें याद करनी होती थीं और फैंग यू की याददाश्त अभी भी अच्छी थी। वह इस मिडटर्म एग्ज़ाम में अभी भी 10वां नंबर लाने वाला था। जिन लोगों के नंबर फैंग यू से कम थे वे खुदकुशी करना चाहते थे, वेन डोंगजुन को छोड़कर। वेन डोंगजुन के लिए जब तक वह आखिरी नहीं था तब तक ठीक था। अभी भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने उससे कम स्कोर किया था। जब उसने हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो वह आखिरी पोजीशन पर था और अब कुछ लोग उससे पीछे थे। यह एक बहुत बड़ा सुधार था। एक एग्जाम में कुछ पोजीशन सुधार कर फिर जब ग्रेजुएशन का एग्जाम होता तो वह टॉप 3 जगहों पर होता। जब फैंग यू ने वेन डोंगजुन की थ्योरी सुनी तो वह हैरान रह गया। उसे यह कहने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि वह हर एग्जाम में कुछ पोजीशन सुधारेगा। जो लोग उससे पीछे थे वे थे जिनकी स्कूल में डायरेक्ट एंट्री थी और उनके रिजल्ट कभी अच्छे नहीं रहे। अगर उन कुछ को न भी माना जाए तो वेन डोंगजुन अभी भी आखिरी पोजीशन पर था। भूल जाओ, उसे रहने दो। वैसे भी फैंग यू के पास उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के तरीके थे। एडिटर झांग, हम भी पुराने दोस्त माने जाते हैं। आपकी एडवर्टाइजिंग फीस बहुत ज़्यादा है। गर्मियों में एक पूरे पेज के विज्ञापन की कीमत सिर्फ 10,000 आरएमबी थी। पिछले हफ्ते ये 14,000 आरएमबी थी।
अब एडिटर झांग को एक हफ्ते के विज्ञापन के लिए 20,000 RMB चाहिए थे। कोई चारा नहीं, आपके पिछले एडवर्टाइजमेंट की वजह से मुझे मेरे बड़े लोगों ने डांटा था। अब ये 20,000 RMB है, नहीं तो आप एडवर्टाइजिंग के बारे में भूल सकते हैं। एडिटर झांग पिछली गर्मियों में विंड एंड रेन इलेक्ट्रिक पंखों के साथ फैंग यू की सफलता से जल रहे थे। बस कुछ इलेक्ट्रिक पंखे बेचकर फैंग यू इतना कमा सकते थे। पिछली बार उन्होंने विज्ञापन की फीस बढ़ा दी थी और फैंग यू बिना किसी मोलभाव के मान गए थे। इसलिए इस बार फैंग यू भी नई कीमतें मान लेंगे। भाड़ में जाए, कौन सा ऑफिसर तुम्हें डांटेगा। मैंने 7 दिन के एडवर्टाइजमेंट के लिए 15,000 RMB पर सहमति जताई थी और यह सिर्फ एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट था। अब तुम 20,000 RMB मांग रहे हो। अगर यह प्रोविंशियल अखबार पूरे प्रोविंस में सर्कुलेट नहीं हो रहा होता और लिन प्रोविंस को भी बेचा नहीं जा रहा होता तो फैंग यू मुड़कर चला जाता। अभी भी दूसरी न्यूज़पेपर एजेंसियां थीं। दिल्ली न्यूज़पेपर ने अपने न्यूज़पेपर में 4 और पेज बढ़ा दिए थे और उनकी एडवर्टाइजिंग से होने वाली कमाई बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने हवा और बारिश के एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी एडवर्टाइजिंग फीस भी बढ़ा दी थी। लेकिन अब तक कोई भी विंड एंड रेन के फैंस के एडवर्टाइजिंग चमत्कार को दोहरा नहीं सका। एडिटर झांग फैंग यू के एक और चमत्कार का इंतजार नहीं कर सकते ताकि वह दूसरे एडवर्टाइजर्स को दिखा सकें। देखिए, ये हमारे अखबार की बात नहीं है, यह आपके प्रोडक्ट्स की वजह से था। आप दूसरों को देखिए, हर बार जब वे अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हैं तो वे उससे फ़ायदा उठा पाते हैं। अब हर जगह यही कीमत लग रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मिस्टर फैंग का फैमिली बिजनेस इतना सफल है कि इन हज़ारों की कमी नहीं हो सकती। कितना घमंड। एडिटर झांग की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 RMB सालाना थी और वह 10 से 20,000 RMB के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह 10 सेंट या 20 सेंट हो। एडिटर झांग, अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको कम से कम दिन तो बढ़ाने चाहिए। ये कैसा रहेगा? कल से नए साल की शाम तक मैं आपको 50,000 RMB दूंगा। एक दिन 1,000 RMB से ज़्यादा होगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 50,000 RMB में 40 दिन से ज़्यादा का एक पूरे पेज का विज्ञापन। 100,000 RMB। मैं आपको 2 महीने तक विज्ञापन देने दे सकता हूँ। हालांकि विज्ञापन की फीस बढ़ गई थी, लेकिन ज़्यादा लोग विज्ञापन देने को तैयार नहीं थे। साथ ही किसी ने भी एक हफ्ते से ज़्यादा विज्ञापन नहीं दिया। एडिटर झांग पर बहुत ज़्यादा दबाव था। 100,000 RMB के लिए 2 महीने, ये कैसा रहेगा? 200 ओ रूम के लिए 4 महीने, लेकिन न्यू ईयर ईव, न्यू ईयर डे, लूनर न्यू ईयर ईव और लूनर न्यू ईयर पर आपको मुझे 2 फुल पेज एडवर्टाइजमेंट स्पेस देना होगा। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए दूसरे अखबार में देखूंगा। डील। मिस्टर फैंग बहुत सीधे हैं और मैं और मोलभाव नहीं करूंगा। ये छुट्टियों में बस एक और पूरे पेज का ऐड है। कोई दिक्कत नहीं मिस्टर फैंग, क्या हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? एडिटर झांग बहुत खुश हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग यू इतने दिलदार होंगे। 200,000 RMB। इस साल न्यूज़पेपर एजेंसी को अच्छा बोनस मिल पाएगा। कोई बात नहीं, ये हमारी पिछली डील जैसा ही होगा। अगर एडवर्टाइजिंग मैसेज कानून के खिलाफ नहीं है तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ और आप सब कोई बदलाव नहीं कर सकते। हमें अपनी कंपनी के बेचे जाने वाले किसी भी प्रोडक्ट को जब चाहें बदलने की भी इजाज़त है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो आपको मेरी एडवर्टाइजिंग फीस का 2 गुना, जो 400,000 RMB है, मुझे हर्जाना देना होगा। एडिटर झांग बाद में जलन की वजह से उसके लिए चीज़ें मुश्किल न कर दें, इसके लिए बेहतर होगा कि अभी ही चीज़ें साफ कर दी जाएं। फैंग यू को इन सरकारी अफसरों पर भरोसा नहीं है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते और बस अपनी मर्जी से काम करते हैं। कोई बात नहीं, हमने पहले भी कई बार साथ काम किया है। जब आप हर दिन विज्ञापन और तस्वीरें बदलते हैं तो क्या मुझे कोई आपत्ति थी? आइए मिस्टर फैंग, ये एयर चाय चखिए। ये चाय मुझे मेरे नेताओं ने दी है। अक्टूबर के बीच का समय था। लोंगजियांग प्रांत के लोग रोज़ की तरह काम पर जा रहे थे। ये लोग आदतन अखबार की एक कॉपी खरीदते थे ताकि पता चल सके कि लोंगजियांग प्रांत में क्या हो रहा है। अरे, यह आर्टिकल काफ़ी दिलचस्प है। ये लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में है। इसमें कुछ ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें मिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि वे जहरीले हो सकते हैं। आर्टिकल का दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प था। इसमें बताया गया है कि सोयाबीन कुकिंग ऑयल कैसे बनाया जाता था। सोयाबीन से तेल निकालने का पारंपरिक तरीका और लेटेस्ट लीचिंग प्रोसेस। एडिटर झांग के फैंग यू को बुलाने से पहले फैंग यू अगले दिन के आर्टिकल के साथ उन्हें ढूंढने आ गया। इस आर्टिकल में कहा गया है कि लीचिंग प्रोसेस मेथड में तेल निकालने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था और कोई भी नुकसानदायक चीज़ नहीं बचनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार इस मेथड को मंजूरी नहीं देती। इसे लीचिंग प्रोसेस के बारे में अफवाहों को साफ करने के लिए माना गया था। लेकिन लोगों के मन में अभी भी शक था।
आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी नुकसानदायक चीज़ नहीं रहनी चाहिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी भी जहरीली चीज़ें बची हों। तीसरे दिन अखबार में प्रेसिंग एक्सट्रैक्शन मेथड के फ़ायदों के बारे में आर्टिकल था। असली फ्लेवर, ज़्यादा खुशबूदार, विटामिन ए से भरपूर, ज़्यादा एक्सपायरी डेट, कोई एडिटिव्स नहीं और बिल्कुल भी सॉल्वेंट के बचे हुए हिस्से नहीं। लीचिंग के तरीके के लिए आप गुड ऑयल फैक्ट्री से पता कर सकते हैं। इस ज़माने में कुकिंग ऑयल के कुछ ही ग्रेड थे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वगैरह। ये भी उसी साल शुरू हुआ था। फैंग यू को याद आया कि उसकी पिछली ज़िंदगी में कुकिंग ऑयल के लेबल पर रेगुलेटरी चीज़ें होती थीं और उसमें बनाने का तरीका लिखा होता था कि तेल जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन से बना है या नहीं, ताकि कंज्यूमर खुद चुन सकें। अगले कुछ दिनों तक इन दो तरीकों से बने सोयाबीन तेल के बारे में बहुत सारे आर्टिकल आए। फैंग यू ने अपने आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स और प्रोफेसरों की लिखी किताबों का भी हवाला दिया। बिंग सिटी से लेकर पूरे प्रांत तक हर कोई लीचिंग तरीके से बने सोयाबीन तेल पर शक कर रहा था। क्या उस तेल को खाना सुरक्षित था? जब सब लोग बात कर रहे थे, तभी फैंग यू ने अपने आदमियों से सोयाबीन तेल की 5 लीटर की बोतलों से भरा एक ट्रक ऑफिस ऑफ फॉरेन ट्रेड ले जाने को कहा। आज वह खुलेआम तोहफे देगा। चीफ झांग, क्या आप व्यस्त हैं? नहीं। तुम यहाँ किस लिए हो? कुछ खास नहीं, बस मेरी कंपनी के पास बहुत अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन तेल था। मैं बस ऑफिस ऑफ फॉरेन ट्रेड को कुछ सैंपल देना चाहता था। ये रिश्वत नहीं है, ये बस इसलिए है ताकि लीडर्स हमें टेस्ट सैंपल करने में मदद करें और हमें कुछ सुझाव दें। ओह, इस बार का बहाना काफ़ी नया है। फ्री सैंपलिंग और हमसे फीडबैक चाहिए। ठीक है, तो वो सैंपल हमारी कैंटीन में भेज दो। झांग रुईक्यांग ने सिर हिलाया और हंसा। अगर इससे डिपार्टमेंट में सबको फ़ायदा होता है तो वह इस तरह के गिफ्ट को मना नहीं करेगा। वैसे भी ये तो सिर्फ सोयाबीन तेल था और इसकी कीमत कितनी हो सकती है? थोड़ी देर बाद स्टाफ कैंटीन से शेफली आए और कहा कि तेल बहुत ज़्यादा है। कैंटीन में सिर्फ लंच बनता है और उनका अंदाज़ा है कि ये तेल न्यू ईयर तक चल जाएगा। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। सामान उतारने का काम पूरा करने के बाद फैंग यू झांग रुईक्यांग के ऑफिस वापस आ गया। झांग रुईक्यांग ने फैंग यू से पूछा, इसका क्या मतलब है? उसने इतना तेल क्यों दिया? ये सच में सबके लिए सैंपल लेने और फीडबैक देने के लिए है। हमारा तेल सोवियत यूनियन से इंपोर्ट की गई मशीनों से निकाला गया था। इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है और यह हेल्दी है। अगर चीफ झांग मुझसे पूछेंगे कि क्या मेरी कोई रिक्वेस्ट है, तो मैं अपनी बात कहूँगा। मैं पैकेजिंग पर, खास तौर पर कैटर किया गया, लिखवाना चाहता हूँ। खास तौर पर ऑफिस ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए। नहीं। झांग रुईक्यांग का चेहरा बदल गया। अगर यह बात उनके लीडर्स तक पहुँच गई तो वे पूरे डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। चीफ झांग ने मुझे गलत समझा। ये खास तौर पर फॉरेन ट्रेड ऑफिस के लिए नहीं है। ये सिर्फ खास तौर पर शब्द हैं। हमने सिर्फ आपके डिपार्टमेंट को ही सैंपल नहीं दिए थे, हमने इंटरनल होटल, सिटी गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस, पुलिस स्टेशनों, मोटर फैक्ट्री वगैरह को भी सैंपल दिए थे। फैंग यू के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। झांग रुईक्यांग ने फैंग यू की तरफ इशारा किया लेकिन कुछ बोल नहीं सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग यू के इतने सारे डिपार्टमेंट से कनेक्शन होंगे। इन डिपार्टमेंट्स पर लोगों का भरोसा था और यह एडवर्टाइजिंग नहीं है। क्या वे आपको ये कहने की इजाज़त देते हैं कि आपका तेल खास तौर पर उनके लिए बनाया गया है? नहीं, लेकिन वे सब अब हमारा तय हुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ झांग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट का नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम्हें सब कुछ साफ कर देना चाहिए। झांग रुईक्यांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे अभी भी पक्का नहीं था कि फैंग यू क्या करने वाला है। फैंग यू ने एक फ़ोटो निकाली और झांग रुईक्यांग के सामने रख दी। ये तय हुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल से भरे एक ट्रक की फ़ोटो थी जो मोटर फैक्ट्री के सामने अपना सामान उतार रहा था। आपने अभी अभी तस्वीरें भी लीं। झांग रुईक्यांग खुश नहीं था। चीफ झांग, इस फोटो के आगे ये लिखा होगा, मोटर फैक्ट्री तय हुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल का सैंपल ले रही है। मैंने जो किया वो सिर्फ फैक्ट्स बताना था, बातें बनाना नहीं। आपने जो लिखा वह सच था, लेकिन हो सकता है दूसरे लोग उसे न समझें। भूल जाए, मैं इस मामले में आपसे बहस नहीं करूंगा। इस तेल के लिए आपको सारी मंजूरी मिली थी। क्या इसमें सच में सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी और मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं? बिल्कुल, हमारी मशीनें स्टेट ऑफ द आर्ट थीं और चीन में सबसे एडवांस थीं। मैंने सारे अप्रूवल और पेपर वर्क करवा लिए थे। अगर नहीं, तो मैं अपना तेल आपकी कैंटीन में भेजने की हिम्मत नहीं करता। झांग रुईक्यांग ने थोड़ी देर हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तेल निकालने के लीचिंग तरीके में सच में गैसोलीन का इस्तेमाल होता था? हम इसका स्वाद क्यों नहीं ले सकते? ये सच है, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या गुड ऑयल फैक्ट्री से पूछ सकते हैं। वे सभी इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोसेस असरदार था। हमारे देश ने 2 साल पहले इस प्रोसेस को बढ़ावा देना शुरू किया था और इस साल ये तरीका पूरे देश में शुरू किया गया।
इस साल मेरे जिले की फैक्ट्री ने भी तेल निकालने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नहीं, इसे तेल को रिफाइन करना कहना चाहिए। ये सभी केमिकल से बने तेल हैं। लोगों के लिए अंतर का स्वाद न आना आम बात है। रिफाइनिंग ऑयल, इस शब्द ने झांग रुएक्यान को डरा दिया। उन्हें अचानक थोड़ी घबराहट हुई। क्या वह तेल खाने लायक है? लेकिन अगर नहीं, तो देश उन्हें प्रमोट क्यों करेगा? लेकिन जो भी हो, उसे अभी भी अजीब लग रहा था। भविष्य में उसके परिवार को भी प्रेसिंग तरीके से बना सोयाबीन तेल खाना चाहिए। उसने लीचिंग प्रोसेस से बने उस तेल को खाने की हिम्मत नहीं की। फॉरेन ट्रेड ऑफिस से निकलने के बाद फैंग यू उन डिपार्टमेंट्स में गया जिनके बारे में उसने झांग रुएक्यान को बताया था। असल में मोटर फैक्ट्री के अलावा उसने दूसरे डिपार्टमेंट्स में तेल नहीं भेजा था। स्पेशली केटेड फॉर के बाद कुछ नहीं लिखा गया। इसका मकसद लोगों को अंदाज़ा लगाने देना था कि उसके बाद क्या लिखा गया है। वे जो चाहें सोच सकते हैं। सिर्फ नेताओं को ही इस तरह के तेल का मज़ा मिलता है। हम आम लोग तो बस प्रोसेस्ड तेल ही निकाल सकते हैं। लेकिन बाद में अखबारों में एक अच्छी खबर छपी। ताइहुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल अब बिंग सिटी की कोऑपरेटिव में उपलब्ध है। ऐसा इसलिए था क्योंकि नेताओं पर दबाव था और इसीलिए उन्होंने जो तेल वे खा रहे थे उसे जनता को बेचने की इजाज़त दे दी। कुछ लोग इंतज़ार नहीं कर सके और काम के बाद सीधे कोऑपरेटिव में चले गए। जब वे पहुंचे तब भी उन्हें लाइन में लगना पड़ा। देखो, हर कोई ये तेल खरीद रहा है, हमें भी ये तेल मिलना चाहिए। बुजुर्गों और बच्चों के लिए केमिकल से प्रोसेस किया हुआ खाना खाना अच्छा नहीं है। क्या ये तेल इतना महंगा है? 1.5 लीटर की बोतल के लिए 1 RMB। हम नेताओं का इस्तेमाल किया जाने वाला तेल बहुत महंगा था, लेकिन हम अभी भी इसे खरीद सकते हैं। 5 लीटर की बोतल भी है, 3 RMB। तो मुझे वह 5 लीटर की बोतल दे दो। ओह, प्लास्टिक कंटेनर मुफ्त है और हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है। बुरा नहीं है, तेल खरीदें और साथ में एक मुफ्त बोतल भी। उस समय वू जिगांग और बाकी लोग मोटर फैक्ट्री हॉस्टल के टीनेजर्स को पैसे दे रहे थे। ये टीनेजर्स न तो स्कूल जा रहे थे और न ही काम कर रहे थे। अरे, ये पैसे रख लो सब लोग, ये तेल भी तुम सब के लिए हैं। इन्हें वापस ले आओ, ये तेल तुम्हारे घर के तेलों से ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। इन टीनेजर्स को दोपहर से ही अलग अलग कोऑपरेटिव में ग्रुप में लाइन में लगने के लिए कहा गया था। उनमें से हर एक ने वू जिगांग के दिए पैसों से ताइहुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल की एक बड़ी बोतल खरीदी। इतना ही नहीं, उनमें से हर एक को 5 RMB मिले। उनकी संख्या 30 से ज़्यादा थी। इन लड़कों के लाइन में लगने से जो लोग अभी तक कंफ्यूज थे उन्होंने भी अपना मन बना लिया। अब हर कोई इस ब्रांड का तेल खरीद रहा है तो यह अच्छा ही होगा और ख़ास तौर पर नेताओं के लिए बनाया गया होगा। फैंग यू की ध्यान से प्लानिंग और काम करने की वजह से ताइहुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल बिंग सिटी में बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन लोंगजियांग प्रांत में दूसरी जगहों पर इसका रिस्पॉन्स फीका रहा। आखिर ताइहुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल की कीमत रेगुलर सोयाबीन ऑयल से दोगुनी से भी ज़्यादा थी। बहुत से लोग सोयाबीन ऑयल पर इतना ज़्यादा खर्च करने को तैयार नहीं हैं। हालांकि सॉफ्ट सेल एडवर्टाइजमेंट का कुछ असर हुआ, लेकिन टीवी स्टेशनों ने लीचिंग प्रोसेस को समझाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए। सोयाबीन ऑयल फैक्ट्रियों में काम करने वाले भी वो ऑयल खा रहे हैं। अगर सच में ऑयल में कोई प्रॉब्लम है तो भी काम करने वाले उसे क्यों खाएंगे? अगर यह सिर्फ बिंग सिटी मार्केट है तो ताइहुआ फैक्ट्री ज़रूर पैसे कमा सकती है। लेकिन ताइहुआ ट्रेडिंग ज़्यादा पैसे नहीं कमा रही थी। उन्होंने बहुत सारे फ्री सैंपल दिए थे और ताइहुआ फैक्ट्री से उन्हें जो कीमत मिल रही थी वह मार्केट रेट से ज़्यादा थी। इसलिए फैंग यू ने एडवर्टाइजिंग बढ़ाने का फैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताइहुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल को याद रखें। जब लोग खाना पकाने का तेल खरीदेंगे तो उन्हें उसका ब्रांड याद रहेगा। उनका सामान पूरे प्रांत में बांटा गया, लेकिन मात्रा कम थी। इन कुछ दिनों में जो तेल बना उसका 1/3 बिंग सिटी में ही रह गया, 1/3 प्रांत के अंदर दूसरी जगहों की कोऑपरेटिव को भेज दिया गया और 1/3 सैंपल के तौर पर दे दिया गया। बिंग सिटी की कोऑपरेटिव्स के अलावा जो तेल सीधे खरीदती थीं, बाकी कोऑपरेटिव्स कंसाइनमेंट मॉडल पर तेल ले रही थीं। ऐसा फैंग यू के तय किए गए दामों की वजह से था। उन कोऑपरेटिव्स को नहीं लगा कि ये तेल अच्छे बिकेंगे। ये तेल सच में अच्छे नहीं बिके। हर दिन अखबारों में विज्ञापन आने के बावजूद बहुत कम लोग ही ये तेल खरीदते थे। ताइहुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल हाई ग्रेड नेचुरल सोयाबीन से बना है। सबसे एडवांस्ड सोवियत यूनियन मशीनों से प्रेस किया गया है। कोई केमिकल एडिटिव्स नहीं। यूरोपियन रईसों की रसोई में इस्तेमाल होने वाला चुना हुआ तेल। एक 20 साल की लड़की जिसने ताइहुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल का लोगो वाला एप्रन पहना हुआ था, प्रॉन्स फ्राई कर रही थी और एक मर्दाना आवाज़ में एडवर्टाइजिंग मैसेज पढ़ रही थी। आखिरी सीन में वह जवान लड़की ताइहुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल की 1.5 लीटर की बोतल पकड़े हुए थी। किसी तरह फैंग यू को कुछ अफसोस हुआ। तब तक हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा नहीं था।
अगर वह ए बाइट ऑफ चाइना, चीन की पहली डॉक्यूमेंट्री जो 2012 में हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरों से फिल्माई गई थी, बना पाते तो असर बेहतर होता। लेकिन कोई बात नहीं, फैंग यू फिर भी इससे काफ़ी खुश थे। इस एड में नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया था। अब कोई भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है, लेकिन यह अभी भी लोगों को हाई ग्रेड फूड प्रोडक्ट्स का इंप्रेशन देता है। पेपर्स में नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स के एड्स के साथ नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स को पॉपुलर किया गया। 10 सेकंड का एड दिन में 3 बार प्रोविंशियल टीवी स्टेशन पर दिखाया जाता था। एक बार दोपहर में, एक बार देर शाम और एक बार रात में प्राइम टाइम के दौरान। उस जमाने में टेलीविज़न एड की फीस काफ़ी महंगी थी, लेकिन सीसीटीवी ज़्यादा था और प्रोविंशियल टीवी स्टेशन का एड टाइम अभी भी उतना ज़्यादा नहीं था। अभी की तरह एक साल के 3 एडवर्टाइजमेंट के लिए फैंग यू को सिर्फ कुछ लाख खर्च करने पड़े। लेकिन फैंग यू ने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज जोड़ दिया था कि एडवर्टाइजमेंट कभी भी बदला जा सकता है। कुछ दिनों बाद जब चीनी की पैकेजिंग तैयार हो जाती तो वह अपनी चीनी के लिए प्रमोशन का एक राउंड करता। अगर यह फैंग यू की पिछली जिंदगी में होता तो यह हेड एयर नहीं होने दिया जाता। यूरोपियन रईसों की रसोई में इस्तेमाल होने वाला चुना हुआ तेल झूठ था। यूरोप इस जमाने में सोयाबीन तेल का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चीन में कितने लोगों को यह पता था? इस जमाने में ज़्यादातर लोग टीवी पर आने वाली हर बात पर यकीन कर लेते थे। फैंग यू के एडवर्टाइजिंग मैसेज ने दिखाया कि यह प्रीमियम तेल कितना कीमती है, और साथ ही एक जवान लड़की के इस तेल से खाना पकाने के सीन ने दर्शकों पर गहरा असर डाला। खाना बनाने वाली लड़की उसकी बहन फैंग डैनिंग थी। फैंग यू अपनी बहन को कमर्शियल स्टार होने का एहसास दिलाना चाहता था। उसने अपनी बहन के लिए हल्का मेकअप करने के लिए टीवी स्टेशन से एक मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया। यह उस जमाने के मेकअप ट्रेंड से बहुत अलग था, जहां हर कोई मोटा मेकअप और चमकदार लाल लिपस्टिक लगाता था। कई लोगों को लगता था कि उसकी बहन कोई मेकअप नहीं करती। फैंग डैनिंग शुरू से ही जवान और सुंदर थी और हल्का मेकअप करने के बाद वह किसी भी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रही थी। लिशिकियांग भी शूटिंग की जगह पर था और वह फैंग डैनिंग की सुंदरता पर फिदा हो गया था। एड के एयर होने के अगले दिन फैंग यू की मां ने उसे कॉल किया और पूछा कि क्या खाना बनाने वाली उसकी बहन है। फैंग यू से जवाब मिलने के बाद उनका टोन बदल गया और उन्होंने कहा, उसे सिर्फ इसलिए एड में स्टार मिल गया क्योंकि वह खाना बना सकती है। क्या उसका खाना मुझसे बेहतर है? फैंग यू ने जल्दी से उसे समझाया कि ऐसा समय की कमी के कारण हुआ। अगली बार वह अपनी मां को विज्ञापन में काम करने के लिए कहेगा। 1 महीने बाद एड बदला जा सकता है। खाना बनाती हुई अधेड़ उम्र की औरत का असर शायद बेहतर हो, लेकिन अब वह सिर्फ देखने वालों का ध्यान खींचना चाहता था और उसकी बहन की इमेज ज़्यादा सही थी। उत्तरी इलाके जिया सिटी में 30 साल की 2 औरतें काम के बाद कोऑपरेटिव की तरफ जा रही थीं। आप क्या खरीद रहे हैं? ताइहुआ प्रीमियम कुकिंग ऑयल। आपका क्या ख्याल है? मैं भी। ये तेल सोवियत संघ की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसका स्वाद भी अच्छा होना चाहिए। इसका स्वाद न सिर्फ अच्छा होगा, बल्कि यह नेचुरली भी बना है और इसमें कोई केमिकल नहीं है। मेरा बेटा अभी अभी स्कूल गया है और उसे केमिकल से बना ये कुकिंग ऑयल नहीं खाना चाहिए। हाँ, सही है। भले ही यह ज़्यादा महंगा है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ही ज़्यादा है। यूरोप में अमीर लोग भी इस तरह का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हम भी अमीर होने का अनुभव कर सकते हैं। दुर्घटनाएं। अगर ऐसा होता है तो कोई भी मुआवजा काफ़ी नहीं होगा। ये बात खास तौर पर इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि उनके ज़िले की आबादी सिर्फ 20,000 थी। अगर फैक्ट्री में कोई हादसा होता तो खबर तेज़ी से फैल जाती और फैक्ट्री की इज्जत खराब हो जाती। फैंग यू ने शहर से 2 मैनेजमेंट स्टाफ को हेडहंट करने का भी फैसला किया, लेकिन जिन लोगों को उसने टारगेट किया था उन्होंने उन्हें उनकी अभी की सैलरी से दोगुनी से ज़्यादा देने के बावजूद रिजेक्ट कर दिया था। वे सरकारी फैक्ट्रियों में ही रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह आयरन राइस बाउल है। वे गांव की किसी छोटी फैक्ट्री में जाकर काम क्यों करें? अगर उन्हें उनकी अभी की सैलरी से 3 गुना ज़्यादा भी दिया जाए तो भी वे नहीं जाएंगे। फैंग यू निराश हो गया। वह अपने स्टाफ को सिर्फ खुद ही ट्रेन कर सकता था। उसने उन रिटायर्ड फैक्ट्री सुपरवाइजर को ताइहुआ फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए वर्कप्लेस सेफ्टी पर क्लास चलाने के लिए हायर किया ताकि उनमें सेफ्टी के बारे में जागरूकता बढ़े। इस दौरान उन्होंने लगभग 100 टन सोयाबीन खरीदा था और 15 टन सोयाबीन तेल का उत्पादन किया था। सिर्फ सोयाबीन तेल से ताइहुआ फैक्ट्री ने 15,000 RMB से ज़्यादा कमाए थे। ये बहुत कम समय था और वे इतना कमा सकते थे। फैंग जिंगताई बहुत खुश हुए। इस नतीजे के आधार पर सिर्फ सोयाबीन तेल से फैक्ट्री हर महीने लगभग 40,000 RMB और साल में लगभग 500,000 RMB कमा सकती थी। अब उन्हें अपने बेटे की बात पर यकीन हो गया था। 1000 RMB को 10,000 RMB में बदलने में 3 साल लगे, लेकिन साथ ही उन्हें चिंता भी थी। उन्होंने इतनी चीनी बनाई थी, लेकिन वह अभी भी लोगों को नहीं बेची गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह चीनी लोगों को पसंद नहीं आई?
क्यों न इन चीनी बनाने वाली मशीनों को बेच दिया जाए और सोयाबीन तेल बनाने के लिए और मशीनें ली जाएं। ये सोयाबीन तेल पॉपुलर थे और इनसे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते थे। हालांकि फैंग यू सेल्स में प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन उन्हें आने वाले सालों की जानकारी का फ़ायदा था। इसलिए भले ही वह सेल्स में कोई चमत्कार नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें कभी नुकसान नहीं होगा। फैंग यू ने वू जिगांग से दूसरे प्रांतों के चीनी और पशु चारा डीलरों से संपर्क करने को कहा था। सोयाबीन तेल पर ध्यान सिर्फ कुछ समय के लिए था। उन्हें भरोसा था कि यह बिजनेस कम से कम 3 से 5 साल तक फायदेमंद रहेगा। इससे पहले कि फैंग यू अपनी चीनी का प्रचार शुरू करता, मशीनरी फैक्ट्री के लिए उसने जो मशीनें ऑर्डर की थीं, वे बिंग सिटी में आ गईं। ली शिकियांग गांव गया और तीनों एक्सपर्ट्स को बिंग सिटी वापस ले आया। अब फैक्ट्री में उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फैंग यू को अब भी उनकी ज़रूरत थी। डायरेक्टर ली, प्रोडक्शन लाइन आ गई है, प्लीज़ इसे लेने के लिए किसी को भेजिए। ली मिंगडे अपनी कुर्सी से उछल पड़े। वह कई दिनों से इस खबर का इंतज़ार कर रहे थे। ये बहुत बढ़िया है, मैं अपने आदमियों को तुरंत वहाँ जाने के लिए कहूँगा। डायरेक्टर ली, ये हमारी कंपनी की प्रोक्योरमेंट लिस्ट है, कृपया इसे देखें और पेमेंट करें। ली मिंगडे हैरान रह गए। फैंग यू उन्हें प्रोक्योरमेंट लिस्ट क्यों दिखाएगा? इस तरह उन्हें मशीनों की असली कीमत पता चल जाएगी। हालांकि भले ही फैंग यू उसे असली खर्च के बारे में न बताए, लेकिन उसे पता लगाने के अपने तरीके मिल गए। लेकिन ये दो अलग अलग बातें थीं। ली मिंगडे ने फैंग यू से लिस्ट ली और हैरान रह गए कि मशीनें इतनी सस्ती थीं। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि मशीनें इतनी सस्ती होने के कारण अगर फैंग यू कीमतें 20% भी बढ़ा दे तो भी वह मान जाएगा। शहर सरकार से उसे जो बजट मिला था वह कोई छोटी रकम नहीं थी। मिस्टर फैंग, मुझे आपकी कंपनी को कितना पेमेंट करना चाहिए? ली मिंगडे ने पूछा। अगर फैंग यू को 10% चाहिए होता तो वह तुरंत मान जाता, लेकिन अगर फैंग यू को इससे ज़्यादा चाहिए होता तो वह सिटी गवर्नमेंट से उस पर दबाव डालने के लिए कहता। अगर वह मशीनरी फैक्ट्री के लिए पैसे बचा पाता तो इसका मतलब है कि वह सिटी गवर्नमेंट के लिए पैसे बचा रहा था। लिस्ट में लिखा था, सारे इक्विपमेंट की कीमत 2 मिलियन रूबल है, ट्रांसपोर्टेशन और टैक्स की कीमत 400,000 रूबल है। टोटल 2.4 मिलियन रूबल होगा। मुझे मत बताना कि डायरेक्टर ली पेमेंट नहीं करना चाहते। अगर आपको ये मशीनें नहीं चाहिए तो मैं इन्हें लिन प्रोविंस की फैक्ट्री को 3 मिलियन रूबल में बेच सकता हूँ। मुझे चाहिए। किसने कहा कि मुझे ये मशीनें नहीं चाहिए? मैं आपको पैसे बाद में भेज दूंगा। नहीं, मैं अपने आदमियों से कहूँगा कि वे अभी आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दें। ली मिंगडे को पता था कि फैंग यू झूठ नहीं बोल रहा है। भले ही इन मशीनों की कीमत 4 मिलियन रूबल थी, लेकिन उससे खरीदने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियां लाइन में लगी थीं। लेकिन फैंग यू ने मशीनें आने से पहले उसे क्यों नहीं बताया? वह अपने लीडर्स से टैक्स से बचने के लिए सही इंतज़ाम करने के लिए कह सकता था। फैंग यू मुस्कुराया और हाथ हिलाया। जल्दी नहीं है। मेरा एक सवाल है, क्या आपकी फैक्ट्री के किसी स्टाफ ने पहले सोवियत यूनियन में पढ़ाई की थी? नहीं। तो क्या उनमें से किसी ने पहले सोवियत यूनियन में काम किया था? नहीं। तो क्या आप सब इन मशीनों का सेटअप और कैलिब्रेशन संभाल सकते हैं? ली मिंगडे शर्मिंदा था। फैंग यू ने जो कहा वह सच था। ये मशीनें उसकी फैक्ट्री की मशीनों से ज़्यादा एडवांस थीं। उसे इन मशीनों का सेटअप और कैलिब्रेशन खुद करने का भरोसा नहीं था। लगता है कि वह अपने लीडर्स से ही मदद मांग सकता है कि वे बड़ी फैक्ट्रियों से कुछ इंजीनियर भेज दें। हम इसे सुलझा लेंगे। फैंग यू ने सिर हिलाया। ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ओह हाँ, डायरेक्टर ली, मैंने खेती की मशीनों की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एक बैच भी खरीदा था। इसमें ट्रैक्टर, सीडर, रोटरी टिलर, हार्वेस्टर और दूसरी तरह की मशीनों के डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट शामिल हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? फैंग यू ने पूछा। ली मिंगडे की सांसें तेज़ हो गईं। मिस्टर फैंग, क्या आप सीरियस हैं? आपके पास इन मशीनों के लिए टेक्नोलॉजी है? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने मशीनरी डिज़ाइन और फैब्रिकेशन में 3 एक्सपर्ट्स को भी हायर किया था। वे न सिर्फ प्रोडक्शन लाइंस और कैलिब्रेशन सेटअप करने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि वे आपकी मौजूदा मशीनों को अपग्रेड करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। बेशक, वे ये नई टेक्नोलॉजीज़ आपके इंजीनियरों को भी सिखा सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकता हूँ। मशीनरी फैक्ट्री के 800 स्टाफ की तरफ से मैं मिस्टर फैंग को धन्यवाद देता हूँ। एक सेकंड रुको, पहले मुझे थैंक यू मत कहो। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने इन टेक्नोलॉजी पर बहुत खर्च किया था और इन 3 एक्सपर्ट्स को मोटी सैलरी दी थी। डायरेक्टर ली सच में इन्हें फ्री में ले जाना चाहते हैं? फैंग यू फ्रस्ट्रेट हो गया। क्या उन्होंने अभी यह साफ नहीं किया था? इन सब पर बहुत खर्च होता है। डायरेक्टर ली उन्हें थैंक यू क्यों कह रहे थे? ली मिंगडे ने शर्म से हंसते हुए कहा, हमें इन टेक्नोलॉजी और 3 एक्सपर्ट्स के लिए और कितना पेमेंट करना होगा? फैंग यू के चेहरे पर खुशी थी। हाँ, सही कहा, मैंने इन मशीनों से कुछ नहीं कमाया और आपको लगा कि मैं कोई चैरिटी चला रहा हूँ। महंगा नहीं है, कुल खर्च सिर्फ 3 मिलियन रूबल है।
ये 3 एक्सपर्ट आपके लिए 6 महीने काम कर सकते हैं और उसके बाद चले जाएंगे। कितने? 3 मिलियन रूबल। मिस्टर फैंग, आप इतनी ज़्यादा कीमत नहीं मांग सकते। ली मिंगडे हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स मशीनों से ज़्यादा महंगे होंगे। ये कीमत इतनी ज़्यादा कैसे हो गई? अगर डायरेक्टर ली को दिलचस्पी नहीं है तो आप मुझे सीधे बता सकते हैं। मैंने इन टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स के लिए बहुत खर्च किया था और मैंने आपसे कुछ कमाया भी नहीं। ये सिर्फ 3 मिलियन रूबल है और हमारी बिंग सिटी की मशीनरी फैक्ट्री खेती की मशीनरी के प्रोडक्शन के मामले में पूरे चीन और यहाँ तक कि पूरी दुनिया से आगे होगी। इसके अलावा आपको गाइड करने के लिए 3 एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। यह अच्छी बात है और आपको अभी भी लगता है कि यह महंगा है। फैंग यू ने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ कहा। ली मिंगडे ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और फैंग यू के कंधों को दबाते हुए उसे वापस कुर्सी पर धकेल दिया। मिस्टर फैंग, हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। प्लीज़ थोड़ी देर और रुकिए। फैंग यू ने गुस्से में कहा, इसमें बात करने की क्या बात है? तुम्हें ही लगता है कि यह महंगा है। कोई बात नहीं, मुझे भी लगा कि कीमत थोड़ी ज़्यादा है। शायद उन सोवियत लोगों ने मुझे धोखा दिया था। मैं लिन प्रोविंस जाकर फैक्ट्रियों से पूछूंगा। अगर वे भी खरीदने को तैयार नहीं हुए तो मैं इन्हें वापस करने के तरीके सोचूंगा। हम चीन से 10 साल ज़्यादा एडवांस्ड, क्या मैं उनके साथ इस तरह का बिजनेस दोबारा नहीं करूंगा? नहीं नहीं नहीं। मिस्टर फैंग, प्लीज़ थोड़ी देर इंतज़ार करें। मुझे पहले कुछ कॉल्स करने हैं। प्लीज़ लंच के लिए हमारी कैंटीन में रुकें। मैं आपको दोपहर में जवाब दूंगा। फैंग यू अनिच्छा से ली मिंगडे की अच्छी खबर का इंतज़ार करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ हर कहानी का एंड अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।